की आबादी टोटल आबादी 140 करोड़ से भी अधिक है। फल, दूध, सब्जी, अनाज जो भी आवश्यक जीवन के लिए आवश्यक हमारे किसानों की, हमारे ग्रामीण वासियों की अथक मेहनत का परिणाम है। जहरीली दवाइयाँ हैं, अगर खाएगा तो बीमार हो जाएगा। खिला रहा है लेकिन खा ओम शांति। हम सर्वात्माओं के कल्याणकारी परम कृषक परमात्मा पिता की प्यारी संतान, आज की सम्माननीय मंच और आप सभी यौगिक खेती के संबंध में जानकारी लेने वाले भाइयों और बहनों, हमारा भारत देश गांव का देश है और ग्रामीण जनता का मुख्य व्यवसाय खेती है। लगभग 60-70% की आबादी खेती के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय भारत की आबादी टोटल आबादी 140 करोड़ से भी अधिक है। उन सबको भोजन की व्यवस्था, फल, दूध, सब्जी, अनाज जो भी आवश्यक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, वे सब हमारे किसानों की, हमारे ग्रामीण वासियों की अथक मेहनत का परिणाम है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत की आबादी 33-35 करोड़ की थी, लेकिन उस आज़ादी के समय में भारत के अंदर विशेष करके, शायद आप सभी सुनते होंगे, जानते होंगे, जो पुराने हैं, अमेरिका से लाल गेहूं आता था, बिना रस बिना स्वाद का, लेकिन मजबूरी ये थी कि सबका पेट भरना है, तो उसके लिए वही अन्न हम सबको मिलता था। भारत में नेताएं, विशेष करके जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी आए, वो एक गांव के थे और उनका एक कृषक परिवार का ही जन्म था। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। जैसे हमारा देश का जवान मिलिट्री में बॉर्डर की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है, खड़ा है, देश सुरक्षित रहे, ऐसे ही हमारे किसान देश की शान हैं और इनकी ही मेहनत से हमारा देश आत्मनिर्भर स्वनिर्भर बन सकता है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा और हैंडल किया कि भले हमें उपवास रखना पड़े, फिर भी हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उस समय मुझे बचपन याद है कि हफ्ते में एक दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, सब उपवास रखते थे अन्न की बचत करने के लिए। धीरे धीरे 1960 के दशक में वैज्ञानिकों के सहयोग से और पाश्चात्य देशों के सहयोग से, हमारे कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से भारत के अंदर हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के अंतर्गत धीरे धीरे हमारा देश अनाज के क्षेत्र में मजबूत होता गया, आत्मनिर्भर होता गया। फिर धीरे और भी उसकी प्रगति हुई तो श्वेत क्रांति आई, पशुपालन को बढ़ावा दिया गया। दोनों चीज़ें आज इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी
हम अनाज के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भर हैं, किसी पर निर्भर नहीं, डिपेंड नहीं हैं। किसानों की अथक मेहनत आज हमारे सब भंडारण पूरे देश के अंदर अनाज के सब भरपूर हैं और दूसरे देशों को भी हम मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे समय में किसानों की कितनी विशेषताएं वर्णन की जाएं, लेकिन किसान इतनी मेहनत करता है, दिन रात धूप में, बरसात में, ठंडी में खेतों में खड़ा होता है, दूसरों को खिलाता है, लेकिन खुद कई बार भूखा ही सो जाता है। उस पर किसी की नज़र नहीं जाती कि आज महंगी महंगी दवाइयाँ, खाद, मेहनत, खर्च भगवान के दूसरे स्थान पर उसको मान दिया गया कि किसान अन्नदाता है, लेकिन फिर भी वो अन्नदाता इतना शोषित, इतना परेशान, इतना दुखी क्यों? वैज्ञानिकों ने हमें नई नई खादों, नए नए बीजों से अवगत कराया और देश के अंदर पाश्चात्य देशों का प्रभाव बढ़ा। अत्यधिक मात्रा में रसायन खादों का प्रयोग किया गया और उनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप पैदावार तो शुरुआत में अच्छी हुई और छिप छिप करके उसको प्रोत्साहित करने के लिए लोग खेतों में डाल के आते थे। आज दशा ये है कि हमारी धरती माँ की जो शक्ति थी, जो सूक्ष्म जीवाणु थे, जो किसान के खेती के मददगार मित्र कीटक थे, वो कीटनाशक दवाइयों से, जहरीली खादों से अंतर्ध्यान हो गए, समाप्त होते जा रहे हैं। और जो पैदावार हुई, अधिक पैदावार के लालच में जो जहरीली खादों का प्रयोग किया, दवाइयों का प्रयोग किया गया, उसके कारण हर घर में बीमारियां बढ़ गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे, हमारा अन्न के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पंजाब क्षेत्र को माना गया है भारत में। पंजाब, जिसके अंदर गेहूं, चावल, ये सब फसलें खूब भरपूर मात्रा में होती हैं, अभी भी होती हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में खादों का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने के कारण वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का अनाज सब जहरीला हो गया और लगभग सभी घरों में कैंसर पेशेंट हैं। एक ट्रेन विशेष करके भटिंडा जालंधर की ओर से चलती है, बीकानेर में राजस्थान जाती है। उस ट्रेन का ही नाम है कैंसर ट्रेन। जितने कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें जाते हैं। आज की हालत ये है, मैं कई बार हरियाणा, पंजाब में जाता हूँ। एक बार पिछले कुछ समय पहले मैं गया, जब गेहूं की फसल खड़ी थी, तो एक किसान मुझे मिला जो अपने बाबा के ही इस ज्ञान में था। उसके पास बहुत सारी खेती थी, गेहूं चारों तरफ से लहरा रहे थे और कहता था हम पूरे इस इलाके के गेहूं खरीद लेते हैं और वो सब गवर्नमेंट को, सरकार को दे देते हैं। मैंने कहा आप क्या खाते हो?
कहता है हम तो परिवार में कभी भी इस गेहूं को यूज नहीं करते, हम दूसरे स्थानों से लाके खाते हैं, क्योंकि उसमें इतनी अधिक मात्रा में जहरीली खाद है, जहरीली दवाइयाँ हैं। अगर खाएगा तो बीमार हो जाएगा। खिला रहा है लेकिन खा नहीं रहा है। आज एक तरफ हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी, लड़ाई दंगे, पुलिस, अपराध, उसमें भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इन दोनों को सामने रखते हुए अगर आप विचार करेंगे, क्या इसमें अन्न का हाथ ही तो नहीं है? हमारे इस विद्यालय में सुनाया जाता है, सभी स्थानों पर बताया भी जाता है, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन बनता है, और जैसा मन वैसा तन होता है। अगर कोई अनाज जिस पर बहुत सारे रोग आ गए, जब पैदा किया कीड़े लगे, और उन कीड़ों को मारने के लिए आपने जहरीली दवाइयों का प्रयोग किया और यही संकल्प किया, कीड़ा लगा है इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, तो कीड़े तो मरे भागे, लेकिन वो हिंसक वृत्तियों का प्रभाव, हमारे संकल्पों का प्रभाव उस अनाज के अंदर चला गया, और जिसने उसको खाया उसके अंदर भी आता है इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। आज बच्चे जो हैं कौन सा खिलौना पसंद करते हैं? बंदूक चाहिए, पिस्तौल चाहिए। वो भी आपस में स्नेह से नहीं रह पाते, वो भी मारपीट ही करते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा भोजन मिल रहा है, ऐसा अन्न मिल रहा है। तो जितने लड़ाई दंगे, छोटी छोटी बातों में क्रोध की उत्पत्ति, झगड़े हो रहे हैं, उसका भी कारण खान पान ही है। और दूसरा, जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं उसका भी मूल कारण यही जहरीला अनाज है, दूध है। लेकिन विचार की बात यह है, क्या इसको परिवर्तन किया जा सकता है? आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण अगर कोई कहता है हम ऑर्गेनिक खेती फिर से शुरू कर दें, तो कई बार देखा ये जाता है जब कोई देश ने ऐसा किया तो वो पिछले 20-25 साल पीछे चला गया, वहाँ पर भुखमरी हो गई। लेकिन कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर इसी तरह से अंधाधुंध रूप से खादों का, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया, तो ये धरती माँ एक दिन घास भी नहीं देगी, क्योंकि इसके सारे सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो गए। ये जो मिट्टी थी, उपजाऊ मिट्टी थी, वो बंजर बनती जा रही है, जहरीली बनती जा रही है, कठोर बनती जा रही है, इसमें कोई भी बीज निकलेगा नहीं। और इसके द्वारा जो कार्बन फैल रहा है, उसके कारण प्रदूषण फैल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, समय पर बरसात नहीं होगी, समय पर खेती में पानी नहीं मिलेगा, जलवायु परिवर्तन हुआ, उसका भी कारण बन जाएगा, और देश एक दिन भुखमरी के कगार में चला जाएगा। परमात्मा जो हम सबके संरक्षक हैं, जो इस सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा और परम पिता परमात्मा शिव, वो सृष्टि के संरक्षक हैं, और उन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बहुत सुंदर प्रेरणा दी, और वो प्रेरणा ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा किसानों तक पहुंचाई गई। 2003-04 में एक बहन ने अपने किसानों को बोला कि आप कोई भी कीटनाशक, कोई भी जहरीली दवाई और खादों का प्रयोग अपने खेत पर नहीं करो। पढ़ा लिखा वो किसान था। उसने कहा दीदी ऐसे तो कुछ पैदा ही नहीं होगा। कहती आप हमारे पर विश्वास, बाबा पर विश्वास करो, हम योग करके उस खेती को निरोगी बनाएंगे। वो हंसने लगा कि योग और खेती। कहता बहन जी साइंस अलग है, ये आपका योग अलग है।
बोलता बहन ने बहुत दृढ़ता के साथ कहा। उसके पास करीब 11-12 एकड़ ज़मीन थी। उसने कहा चलो पूरी खेती को आप चेंज नहीं करो, 8-10 एकड़ जैसे कर रहे हो वैसे करो, 1 एकड़ पर तो करके दिखाओ, योग का प्रयोग करेंगे। एक देसी गाय रखो, गाय का गोबर गौमूत्र का प्रयोग करना और बीच बीच में मेडिटेशन करके उसको बहुत शक्तिशाली बनाना। तो उस बहन ने उसको बल दिया और साथ देकर शुरुआत कर दी। शुरुआत किया इस 2003-04 में। तो एक बार एक रोग लगा जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं गन्ने पर रोग आया, उसको मराठी में लुकवा मावा कहते हैं। माना जिस पौधे पर वो लग गया रोग, वो पौधे को सुखा देता है नीचे से ऊपर तक, और उसमें बहुत जहरीली दवाई डालनी पड़ती है, नहीं तो रोग ख़त्म नहीं होता। वो किसान डरा कि दीदी ऐसा रोग आ गया है, अभी क्या करना है, मुझे दवाई डालनी पड़ेगी, नहीं सारी फसल नष्ट हो जाएगी। लेकिन दीदी की बहुत हिम्मत थी, उन्होंने कहा भाई संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, मैं आपके इस खेत के लिए 2 बजे योग करूँगी। और उसने रोज़ 2 बजे उठ करके उस खेत को इमर्ज करके अपने सामने परमात्म शक्तियों का प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद थोड़े दिन में ही वो रोग धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद वहाँ पर नए नए किले निकल आए। एक गन्ना ख़त्म हुआ, 10 गन्ने और पैदा हो गए नीचे से। उसके कारण उस किसान को बड़ी हिम्मत आ गई कि संकल्प में योग के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है और सब कुछ संभव है, हो सकता है। अब वो किसान आपस में ही कर रहे थे, लेकिन 2007 में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अपने भारत के किसानों के, गांव वासियों के उत्थान के लिए, और वो प्रोजेक्ट था व्यसन मुक्ति का। पूरे भारत के अंदर हमने मोटरसाइकिल अभियान निकलवाए। मोटरसाइकिल सजा करके तैयार करके गांव गांव में जाना और गांव वासियों को इन व्यसनों से, कुरीतियों से, कुरिवाजों से, अंधश्रद्धा से मुक्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान देना। लेकिन जहाँ से भी अभियान निकलते थे, लगभग मैं भी बड़े स्थानों पर बार बार जाता था। तो 2007 में मेरा जाना महाराष्ट्र में हुआ, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसकी लॉन्चिंग तो की मोटरसाइकिल अभियान की। लेकिन वो किसान आया मेरे पास, कहता है भाई जी आप हमारे खेत पर चलो। क्या है खेत में? कहता है हम योगिक खेती कर रहे हैं। योगिक खेती? मैं भी उसको मजाक में कहा योग और खेती इसका क्या कनेक्शन है? तो बोलता है आप हमारे खेत में चलेंगे तब हम बताएंगे, ऐसे नहीं। लेकिन हमारी दीदी ने हमें सिखाया है योग करना है, और हम योग करके खेती कर रहे हैं, आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो एक बार तो मैंने टाल दिया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। लेकिन फिर दूसरी बार उसी मास में फिर मुझे उधर जाना पड़ा, दूसरे सेंटर पर। तो फिर आ गए, और एक नहीं आया, 5-7 किसान आए, टीचर सहित आए कि आप देखो तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप देख करके भारत के किसानों के लिए कुछ सोचो। तो फिर मैं जब उसके खेत में गया तो सबसे पहले बैंगन का एक बहुत बढ़िया एक खेत था, आधा एकड़ के लगभग बैंगन, हरे वाले बैंगन थे। और वो झाड़ जो थे उसमें जब मैं प्रवेश किया तो वो पौधे भी मेरे से बड़े थे, 5 फुट 6 फुट। उसके बीच में मैं छिप गया। हमने कहा तुमने इसमें ज़रूर यूरिया तो डाली होगी। तो कहता यही तो बताना चाहता हूँ, यूरिया नहीं डाली है, केवल योग किया है। एक खेत देखा, दूसरा खेत देखा, सब सब्जियां अलग अलग वैरायटी थी, गन्ना अलग था। गन्ने के लिए कहने लगा हमारा गन्ना अहिंसक है। अहिंसक गन्ना? अहिंसक गन्ना क्या होता है? कहता आप इसके बीच में चले जाओ, आपको कहीं भी इसके पत्ते से दाग नहीं लगेगा, छिलेगा नहीं, आपका खून नहीं निकलेगा। और जो जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया है उसके अंदर चले जाओ तो आपके सारे दाग लग जाएंगे, खून आ जाएगा। वो हिंसक गन्ना है, हमारा हिंसक गन्ना है। हमने कोई केमिकल नहीं डाला है, कोई खाद नहीं डाली। और सचमुच जब मैं उस गन्ने के खेत में घुसा तो उसके बीच में एक छोटा सा मेडिटेशन रूम बनाया था, बाबा का चित्र रखा था,
और वहाँ वो जा कर के सुबह शाम 1 घंटा योग करता था। इतना अच्छा गन्ना, इतना मीठा गन्ना, मुझे उस खेत में पूरा घुमाया और कहने लगा यहाँ पर हम यौगिक गन्ना कर रहे हैं, कोई केमिकल, कोई दवाई नहीं, और हम 80-90 टन 1 एकड़ में लेते हैं। तो बहुत खुश हुआ, ये तो बड़ी बात है। एक के बाद एक जब दिखाते गए और उनका अनुभव मैं सुनता गया, तो हमने कहा चलो ऐसा है, आप जितने साइंटिस्ट जितने भी केस कर रहे हैं सबको इकट्ठा करो और हम पूना में एक मीटिंग करते। उसी समय कुछ नहीं सोचा और पूना में मीटिंग बुला ली। और उस जब मीटिंग कर रहा था तो सबके अनुभव सुने, बहनों ने बड़े उमंग उत्साह से कहा। तो उसी समय मैंने अपने बड़ों को मधुबन में माउंट आबू में फ़ोन लगाया। हमने कहा बहन, मोहिनी बहन जी हमारी अध्यक्ष थी, ने बहन जी ऐसे ऐसे किसान यौगिक खेती कर रहे हैं और ये बहुत उमंग उत्साह से हमें दिखा रहे हैं कि ये देखो हमने पैदा किया, ये पैदा किया, कोई खर्चा नहीं है, गाय रखी है, गोबर है, गौमूत्र है, अपनी खाद बनाते हैं और योग करते हैं बस, और इसके अलावा हम कोई यूरिया नहीं लाते, कोई केमिकल नहीं लाते। कोई ज़रूरत होती तो पत्तों की, नीम के पत्ते की दवाई 10 परहन यार्क वगैरह बना लेते हैं बस। तो बहनों ने, हमारी बड़ी दीदियों ने कहा ये तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तुम पूरी मीटिंग करके आओ, सबको यहाँ बुलाओ। और सबको मैंने निमंत्रण दिया और वहाँ ही इसका नामकरण यही हुआ कि इस जैविक खेती को हम शाश्वत यौगिक खेती नाम देंगे, क्योंकि अनादि प्राचीन कृति यही है। शाश्वत जो चली है सतयुग त्रेता में, क्या कलयुग में भी 60 के दशक में भले अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे यहाँ खादें आई हैं, लेकिन पहले कहाँ थी? पहले सब ऐसे ही नेचुरल करते थे, नेचुरल फार्मिंग थी। तो इसका नाम शाश्वत यौगिक खेती किया। लेकिन किसानों को इतनी जल्दी समझाना मनाना, जो लग गया है, खाद डाल के आ गया फिर ही हो गया, तो सहज नहीं होता। वैज्ञानिक पुट चाहिए, विज्ञान कहे। तो फिर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हमने बात किया, गुजरात की माउंट आबू के नज़दीक जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वाइस चांसलर सिख थे, सरदार जी थे। वाइस चांसलर नहीं, एग्रोनॉमी के प्रोफेसर जो थे, दोनों बहुत अच्छे थे। वाइस चांसलर और एग्रोनॉमी के प्रोफेसर ने कहा कि हो सकता है हमारे विचारों का प्रभाव इस खेती पर पड़ सकता है, आप हमारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च करो। और रिसर्च करने के लिए हमने 5 साल की एग्रीमेंट किया। 3 प्लाट बनाए, एक में ऑर्गेनिक किया, एक में रासायनिक किया और एक में ऑर्गेनिक पर योग के प्रयोग किए, क्योंकि जो ज़रूरी है धरती माँ को तो देना ही है, लेकिन जहरीली दवाई नहीं देनी है, केमिकल्स नहीं देने हैं। तो ऑर्गेनिक रखिए, लेकिन ऑर्गेनिक पर योग किया। और योग में रिसर्च में शुरुआत जब किया तो थोड़े थोड़े बीज, एक बीज का एक बंडल सेंटर को दिया गया, एक यूनिवर्सिटी के बच्चों को दिया गया, एक यूनिवर्सिटी की लैब को दिया गया कि बीज पर हम प्रयोग पहले करते हैं। तो जो बीज हमारे योग करके बहनों ने दिए, 3-4 दिन योग किया, मेडिटेशन किया, सवेरे सवेरे परमात्म शक्तियों को लेना और उन शक्तियों से बीज को चार्ज करना कि एक बीज बहुत शक्तिशाली रहेगा, निरोगी रहेगा, इसका पौधा बहुत शक्तिशाली होगा, इसमें जो फल आएगा, जो अनाज आएगा, वो खाने वालों के तन और मन को स्वस्थ करेगा, इससे जो पैदा होगा उसको भगवान को भोग लगाएंगे। ये संकल्प योग क्या है हम बता रहे हैं आपको, यही योग है और कोई योग नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों से प्यार से बात करना, उनको स्नेह से देखना, उस बीज से लेकर के हर पौधे से बात करके फिर बीज लगाना, ये शुरुआत में हमारे योग के 90% बीज उगे। और जिन पर वो केमिकल लगाए थे या दूसरे तरह से प्रयोग किए थे बीज पर, बीज में ही उगने में अंतर आया। उनके 60-70% उगे और हमारे 90 के ऊपर उगे, उगने में अंतर आ गया। अब जब पौधा ही नहीं होगा तो फल कैसे निकलेगा, पैदावार कैसे होगा? तो हमारे पास ये शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद 2 साल 2.5 साल के बाद जो केमिकल वाली खेती, उनकी रसायन खेती थी, उससे हमारा फसल अच्छा होने लगा। और वहाँ पर जो कीड़े लग रहे थे, सबसे ज़्यादा दीमक नुकसान कर रही थी, हमारे यौगिक खेती में दीमक ही नहीं आई।
वहाँ योग चल रहा था, वहाँ के पवित्र वाइब्रेशन थे, शुद्ध वाइब्रेशन थे। बहनें हफ्ते में एक बार जाती थी, वहाँ बैठ कर के चारों तरफ मेडिटेशन करती थी। तो उसकी रिजल्ट हमें मिली और हमने देखा कि हम बिना कोई खर्चे के, बिना कोई मेहनत के, रसायन खादों से भी अच्छी खेती बिना किसी केमिकल की पैदा किया। अब उसके बाद उसका प्रचार प्रसार हुआ उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में। उत्तराखंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंतनगर, वहाँ पर हमने इस पर रिसर्च करवाई और वहाँ पर 2 बच्चियों ने किया, वो बीएससी करके उसमें गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद पीएचडी करवाई बच्चों को। रिसर्च हुई, निश्चय बढ़ा कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार इन पेड़ पौधों को बहुत प्रभावित करते हैं, इनमें भी समझने की संवेदनाएं हैं। हमारे जगदीश चंद्र बोस ने, आपके ही बंगाल से थे, उन्हें बोस जी ने सिद्ध किया है कि इन पेड़ पौधों में भी समझने की शक्ति है, संवेदना है। उन्होंने एक मशीन बनाई और उस मशीन के पौधे को संकल्प दिया कि आज इस मशीन में इसको डालेंगे, जला देंगे। जलाने के पहले ही पौधा मुरझा गया और जिसको स्नेह किया वो पौधा हर्षित रहा, खुश रहा। तो जल पर, प्रकृति के तत्वों पर, पेड़ पौधों पर हमारे विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद ये बात यहाँ पर शुरुआत हुई। पूरे भारत में हमने अभियान निकाले, जगह जगह पर इसकी प्रेरणाएं दी, किसानों के संगठन तैयार किए। आज हमारे भारत में हजारों किसान शाश्वत यौगिक खेती अपना चुके हैं और उसकी पूरी ट्रेनिंग के लिए हमने फिर अपने ही घर में, हमारा जो हेड क्वार्टर है वहाँ हमारी करीब 100 एकड़ ज़मीन है, जिस पर हमने एक मॉडल बनाया। पहले एक आधे बीघे पर बनाया, अभी 1 एकड़ पर बनाया। और किसान जो बनाने वाले हैं वो इतने उमंग उत्साह वाले हैं, 1 बीघा में 5 बीघे की खेती कैसे ली जा सकती है, 1 एकड़ में 5 एकड़ खेती की पैदावार कैसे हो, उसका मॉडल हमारे पास है। और वो मॉडल ऐसे बना, उसका थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। जब एक ज़मीन हमें दी गई, बोला गया कि खाली पड़ी है ले लो, तो वो बहुत अच्छा मिट्टी और पानी था वहाँ पर। तो एक भाई हमारा किसान था, राजस्थान का ही, टोंक की तरफ रहता था, जयपुर के पास। वो अपने खेत अपने गांव में कर रहा था। उस गांव में मेरा जाना हुआ, उसको देखा, हमने कहा तेरे पास कौन आएगा से देखने के लिए, बनाया तो तुम बहुत मेहनत करके। क्या करूं भाई साहब, ने कहा तो हमारे पास आ जाओ, यही मॉडल हमारे पास बनाओ। तो किसान आया, पढ़ा लिखा है, एग्रीकल्चर ऑफिसर था, रिटायरमेंट हुई, उसके बाद वो खेती कर रहा है। तो उसने 5 लेयर की खेती बनाई। 5 लेयर की खेती कैसे है मैं बताता हूँ आपको। एक तो पहले मेडिटेशन रूम हमने अलग बनवाया, साथ में फिर क्यारियाँ बनवाई गई। 1 बीघा के अंदर था, थोड़ा मिट्टी तैयार करके, क्यारी तैयार करके, गोबर की खाद वगैरह दी गई। और उसके बाद एक क्यारी में, एक लाइन में 5 चीज़ें। सबसे पहले उसने ज़मीन के अंदर जो पैदा होती हैं, जैसे हल्दी है, धनिया, हल्दी है, अदरक है, अरबी है, जो ज़मीन के अंदर होती है और टाइम लेती है, 3-4 महीना लेती है। उसके ऊपर लेवल में उसने धनिया लगा दी, पालक लगा दी, मेथी, जिसकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, दूसरी लेयर कर दी। थोड़ी दूर पर उसने बैंगन लगाए, टमाटर लगाए, वो तीसरी लेयर किया। और साथ साथ चौथी लेयर उसने ऊपर टेंट जैसा वो छपरा बना दिया बांस से और तारों से। उसके ऊपर उसने लौकी, तोरी, भिंडी, करेला, परवल, कुंदरू, जो लटकने वाली चीज़ें हैं वो लगा ली। और ऐसा एक झाड़ पपीते का, देसी पपीते का लगाया, जो 5वीं लेयर में उसके ऊपर छत्र छाया बन गया। अब उसने 4 महीने में किसान को ये सिद्ध करके दिया कि कोई भी किसान को कोई चीज़ के लिए बाजार में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने घर में करना है। तिलहन, दलहन, जो भी हर्बल, हर चीज़
1 बीघा के अंदर उसने करके 4-5 महीने के बाद कहा अब ये धनिया खेती में बाज़ार में ले जाओ, पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद थोड़े दिन के बाद बैंगन टमाटर निकलने लगेंगे, वो ले जाओ, पैसा आएगा। उसके बाद आपका नीचे का ज़मीन का निकलने लगा आएगा, फिर उसके बाद पपीता निकलने लगा, वो ले जाओ। किसान के पास हर दम पैसा रहेगा, मोहताजी है ही नहीं। अगर एक कोई चीज़ नुकसान भी हो गई, नुकसान क्या होगी, जब वो एक क्यारियों में कर रहा था तो बीच की जो क्यारी थी वो खाली थी, उसमें उसने चना बो दिया, जिसमें पानी भी नहीं दिया, जिसमें खाद भी नहीं दिया। और चने के कारण नाइट्रोजन पूरे पौधों को मिलने लगा, चना इतना अच्छा हुआ, बोरे के बोरे निकलने लगे। मैंने कहा तूने तो कमाल किया, फिर तुम इसकी मॉडल बनाओ। उसी समय भारत में अमृत महोत्सव का माहौल था। हमारे मोदी जी को पता था ब्रह्मा कुमारी का सारा कारोबार। उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए एक शब्द कहा कि मुझे पता है कि ब्रह्मा कुमारी बहनें शुद्ध अन्न खाने पर बहुत जोर देती हैं, सात्विक शाकाहारी भोजन खाती हैं, खिलाती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग शुद्ध अन्न उगाना सिखा दें, प्राकृतिक खेती करना सिखा दें। उनको ये यौगिक खेती नहीं, प्राकृतिक खेती करना सिखाएं, उसके मॉडल बनाएं। तो हमने अमृत महोत्सव में लक्ष्य लिया कि हम पूरे भारत में 75 मॉडल जरूर बनाएंगे, और लगभग अभी बन गए। उस समय संकल्प किया था, और अभी हमारे पास शांतिवन में ही 2 मॉडल हैं, राजस्थान में 2-3 मॉडल हैं, गुजरात में 3-4 मॉडल हैं। और ऐसे मॉडल किसान खुद मेहनत करके जब बनाता है तो उसको इतनी अच्छी पैदावार मिलती है। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हम पहले उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के कुछ अधिकारीगण हमारी कॉन्फ्रेंस में आए थे, उनको दिखाया। वो वहाँ की वो मिट्टी देख करके धन्य धन्य करने लगे, कैसे मिट्टी इतनी उपजाऊ हो गई। राजस्थान जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप सब कुछ ले रहे हो, सब पैदावार हो रही है, पानी कम है। अब वो देख करके कहने लगे हमारे किसानों को ट्रेनिंग दो। पूरे 7-8 ग्रुप यूपी से, उत्तर प्रदेश से किसानों को वहाँ की गवर्नमेंट ने भेजना शुरू कर दिया। आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा सब उन्होंने लिया, और अपने हाथ में लेकर के 60 का ग्रुप, 70 का ग्रुप, 100 का ग्रुप कानपुर से, आगरा से, लखनऊ से, उधर से आना शुरू हो गया। अब वो जब देखा तो राजस्थान के कृषि मंत्री को पता चला कि यहाँ पर वहाँ के किसान भेजे जा रहे हैं, उन्होंने राजस्थान के किसानों को भेजना शुरू कर दिया। अभी हमारे पास 5 स्टेट के किसानों की लिस्ट है कि आप ऐसी ट्रेनिंग दो, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि प्राकृतिक खेती अगर नहीं करेंगे तो आगे चल कर के हमारे देश में अन्न की फिर से वही हालत होगी। ये रसायनों का प्रयोग बंद करो, नहीं तो बीमारियां बढ़ रही हैं, धरती माँ नष्ट हो रही है। धरती माँ की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती बहुत आवश्यक है, लेकिन प्राकृतिक खेती पर अगर मेडिटेशन का प्रयोग कर दिया जाए, डबल हो जाता है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात है किसानों का चिंतन और चरित्र अच्छा हो जाता है। किसान तो है ही, उसको सही दिशा मिलती है। आज किसी की अच्छी खेती देखता है, स्वार्थ भाव, ईर्ष्या भाव, और शराब पीना, सिगरेट पीना, और वही गंदे गीत गाना, धरती माँ को, फसल को क्या हमारे वाइब्रेशन मिलते होंगे। लेकिन जब वो आता है, ट्रेनिंग लेता है, तो उसको योग सिखाया जाता है, भगवान का ध्यान करना सिखाया जाता है, और वो ध्यान सीख करके उनकी शक्तियों को लेता है और फिर प्रयोग करता है। पहले उसका जीवन अच्छा बनता, उसका चरित्र अच्छा बनता, और फिर अच्छे विचारों से कोई भी काम करो, अच्छा रिजल्ट निकलता ही है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत विस्तार को पा रहा है, शाश्वत यौगिक खेती। और हम ये कहते हैं किसानों को भाषण देने से वो नहीं समझेंगे, कितना भी सुनाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें सुना देते हैं। जब वो देखता है ये हो सकता है तो करना शुरू कर देता है। इसलिए देख करके अभी सभी सरकारें जागी हैं, खुद देखा है, हम करके दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद एक और बात आपको सुनाता हूँ, टाइम तो है, समय पूरा हो रहा है, लेकिन एक और बड़ी विचित्र बात है कि
हमारा विंग बहुत बड़ा है ग्राम विकास का, हम उसके उपाध्यक्ष हैं, बहन हमारी सरला बहन अध्यक्ष हैं। तो कोविड के पहले हमने एक संकल्प लिया और वो संकल्प ये था कि हम अपने प्रभाग की ओर से, ग्राम विकास प्रभाग की ओर से अपने आश्रम को, यज्ञ को आलू सप्लाई करेंगे। सबसे ज़्यादा खर्चा आलू का ही होता है, क्योंकि हर सब्जी में आलू, पिकनिक आलू, समोसा, पकौड़ा, पता नहीं क्या क्या आलू का बनता है। सबसे ज़्यादा आलू का खर्चा होता है। तो हम लोगों ने सोचा हम हर साल कैसे भी करके सब मिलजुल करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके यज्ञ को आलू देंगे। 2 साल तक तो दिया, लेकिन तीसरे साल कोविड आ गया 19-20 में, और जब कोविड हुआ तो हमारी मीटिंग ही नहीं हुई। खैर हमारे पास आने वालों की संख्या भी इतनी नहीं थी। 2-3 साल तक हम कोई मीटिंग नहीं कर पाए और हमने आलू की जो सेवा हम दे रहे थे आश्रम को, यज्ञ को, वो बंद हो गई। फिर जब खुलने लगा फिर से लोग आने जाने शुरू हुए। हमने कहा आलू तो बाबा के घर में हमको देनी है। तो ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते जल्दी रेडी हो जाना, हॉस्पिटल जो टाइम अपना पे, है टाइम से पहले उसने रेडी होना। 50 एकड़ जमीन ली हुई थी। अभी राजू भाई बोल रहे हैं, उसके बाद तो हमारे भाइयों ने कहा भाई जी हॉस्पिटल जब बनेगा तब बनेगा, सुजय वो बोले इनसे बात करो, ये 20 एकड़ हमको दे दे। उसके बाद तो बात उसके की बाद गई ही तो है। उन्होंने कहा ले लो, अभी 2 जन खाली पड़ी है, जब बनेगा तब देखेंगे। कंबाइंड है, माने ये जो तो पहले 20 एकड़ जमीन हमको गीत के जरिए हॉस्पिटल की जो पड़ी थी वो मिल गई। और मेरे को थोड़ा मिल गई तो वहाँ तो बहुत बबूल के झाड़ हो गए थे। 14-15 साल से जमीन ली गई थी, कुछ होता ही नहीं था, ऐसे पड़ी थी। ये होगा। फिर भी हमने बहुत मेहनत करवाई, किसानों को कहा, ये ट्रैक्टर मंगवाए, जीसीबी मंगवाई, तो सब तैयारी कराई। 5-7 जन है, दिन रात लग करके उसको 7 जन रेडी है ना, बच्चा भी है, थे बड़े बड़े, वो सब हटवाए। 7 जन है और इसमें 4 जन। लेकिन जब उसका पानी और मिट्टी चेक कराया तो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट लिख करके लिखत में दे दी, यहाँ पर कोई भी सब्जी नहीं हो सकती है, इसका TDS 4200 है, बिल्कुल खारा पानी, और इसकी मिट्टी एकदम खराब है। यहाँ पर आप कोई भी चीज डालोगे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। अगर आपको बोना है तो बड़े बड़े पौधे लगाओ, यहाँ लगा दो। भाई हम 4 करेंगे भाई लोग, ऐसा कैसे होगा, कैसे नहीं बोलो, योगियों के लिए कोई असंभव बात ही नहीं है। असंभव शब्द हमारी डिक्शनरी में गीत भी लिख दिया करेंगे, बोलना पड़ेगा ये गीत बजाए, इसके बाद ही ये 4 जन करेंगे। और ये तो अपने किसानों की मीटिंग बुलाई, वो दे देना, राय लिया सबसे, हमने करना तो जरूर है, तो यही करना है। यहाँ पर रेडी रखना। एक तालाब बनवाया छोटा सा पानी का दीदी, और साथ साथ उसमें पहले हरी खाद बोई। हरी खाद समझते होंगे, ढैंचा वगैरह बोलते हैं किसान लोग। हरी खाद बुआ करके जब वो 45-50 दिन की हुई तो उसी हरी खाद को उसी मिट्टी में डाल दिया। अभी भी इसको बोलो। फिर जब बोने का समय आया, आलू का अक्टूबर में बोने का समय होता है, दिवाली के आजू बाजू, तो एक भाई आया, डॉक्टर था, कहता है भाई जी हमारी तरफ से सबने एक ट्रॉली गोबर की खाद डाल दो। बोल देना पहले से रेडी हो। एक ट्राली से क्या होगा, कहते नहीं आप डालो 1-1 एकड़ में। 18-20 ट्राली का उसने पैसा मुझे दे दिया, हाथ में दे दिया। लेकिन वो जब खाद लेने के लिए हम कोशिश किया तो हमारे पास गाय तो हैं, लेकिन इतना नहीं सप्लाई हो सकता कि एक साथ 18-20 एकड़ में हम खाद डाल दें। तो ये एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, बहुत समय से देसी गाय का गोबर था। जब उससे बात किया तो कहता सारा का सारा लेना है तो ले लो, और पता नहीं कितने सालों को उसने इकट्ठा करके रखा। कितने का देगा, बोला 5 लाख का गोबर। ये भाई 5 लाख का गोबर और ये खेती में है। अब कहते हैं कि ये हमारे साइंटिस्ट डरा रहे हैं, खेती होगी नहीं। फिर भी बात कर रहे थे, बाबा ने कोई बच्ची को टच किया और पैसा आया, और आते ही वो खाद उठवाई, पूरे खेत में खाद गोबर की अच्छी तरह से बिछवा दिया। गोबर की खाद पड़ी, ढैंचे की खाद पड़ी, और पहली बार में ही हमें 105 टन आलू मिली 3 महीने में, 90 दिन में। हिम्मत बढ़ी कि हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, कुछ असंभव नहीं। योग करो सिर्फ। हम हर सैटरडे को 50 लोगों को वहाँ योग कराने के लिए भेजते हैं। हम होते तो हम भी जाते हैं, योग करते हैं।
चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। वहाँ हमारा एक शिवमणि होम है जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, सवेरे सवेरे उनके महावाक्य सुनने के लिए जाते हैं भगवान के। वो भी सवेरे उठ करके वहाँ योग करते हैं। अभी उसका TDS 4200 से 2100 आ गया, पानी का डाउन हो गया, ठीक हो गया। दूसरी साल और अच्छी मेहनत किया और 3 प्रकार की फसल लिया। एक ही लाइन के अंदर फसल लेना शुरू किया। बीच में मिर्ची थी, एक तरफ स्वीट कॉर्न थी और तीसरी तरफ, तीसरी लाइन में जो बोने वाली चीज़ थी, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, लौकी, तूरी, ये सब बोड़ रही थी। एक ही लाइन में 3 फसल और एक ही ड्रिप और एक ही पानी। पानी भी उसी से जा रहा है, खाद भी उसी से जा रही है। और जब आलू निकली दूसरी बार तो 280 टन निकली। 105 से 280 टन हो गई। अभी तीसरी बार जो बोई है, हमने सबको लक्ष्य दिया अभी 300 टन से अच्छी आनी चाहिए। इतना अच्छा भी आलू है इस समय, इतना बड़ा बड़ा खड़ा है, देख के खुशी होती है। कोई खाद नहीं है, कोई बाहर की केमिकल नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई खर्चा नहीं। एक बार हमने क्या किया, हमने पूछा कितना खर्चा लगा, कहते बिजली का, पानी का, ट्रैक्टर का टोटल खर्चा 9 लाख हुआ 18 एकड़ में। और आलू कितनी निकली? 35 लाख की निकली। और वो भी ऑर्गेनिक शुद्ध प्योर आलू। हम बाजार से लाते तो उतना हमको देना पड़ता, अपने घर में कोई हिसाब नहीं होता। निकलती गई। ज्ञान सरोवर में अंग्रेज आए थे, विदेशी लोग आए थे, खूब चिप्स खाई आलू की, बड़ी बड़ी आलू निकली और एकदम चमकीली शुद्ध आलू। और अभी तो वही खेती है और हो रही है, लेकिन शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, बहुत पवित्र भावनाएं, निस्वार्थ भावनाएं, कुछ नहीं चाहिए अपने को। बाबा करा रहा है, अच्छी खेती हो रही है और हमारा विश्वास है कि अगर ये किसान जाग जाएगा तो भारत देश स्वर्ग बनेगा और उस स्वर्णिम युग में देवताओं को हम जहर नहीं खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? शुद्ध अन्न, 36 प्रकार का भोजन खाएं, लेकिन बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक की क्या है, सब खाद ही मिल जाएगी धरती को। तो ऐसी खेती के लिए तैयारी है। कलयुग के लिए इतनी आबादी को खिलाने के लिए हमारे साइंटिस्ट को विचार करना पड़ेगा, लेकिन आने वाली दुनिया जो स्वर्ग है उसकी तैयारी है। और देवी देवताएं जो नई सृष्टि में आएंगे, हम भी खाएं और सबको खिलाएं, ऐसी हमारी भावना है। ओम शांति।